नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए। सोच के कहते कि हर बार चुनाव से पहले जाते हैं, गोदी मीडिया तमाशा खड़ा कर देता है। ये बता देता है कि अमेरिका पूरा झुक गया भारत के आगे, डंका बज रहा है। वहां के कुछ एनआरआई के वीडियो वायरल किए जाते हैं, टीवी पे दिखाए जाते हैं, कह रहे हैं कि भारत का नाम ऊंचा हो गया। तो मैंने अभय द्विवेदी जी से बातचीत कर रहा था, रोज शो करता हूँ। मैंने उनसे कहा कि ये जो एनआरआई हैं, ये वापस इंडिया क्यों नहीं आ जाते? आकर इनको लग रहा है कि भारत का नाम इतना बढ़िया हो गया, भारत में सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो ये वापस भारत आ जाएं। क्या कारण है कि मोदी जी के राज में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान छोड़कर जाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसमें भी करोड़पति लोग हैं। तो इतने पैसे वाले लोग हैं, वो देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, तो फिर देश तरक्की कैसा कर रहा है? और हमने सवाल किया कि आखिर अमेरिका गए प्रधानमंत्री जी, तो इस बार नारा क्यों नहीं लगाया? अब की बार ट्रम्प सरकार, पिछली बार तो बड़े जोर शोर से नारा लगाया था। क्या एक नारे से डर गए? क्या ट्रम्प की स्थिति से थोड़ा घबरा गए? ये तमाम मुद्दे हैं। हमने अभय जी से पूछा कि कश्मीर के जो हालात हैं, क्योंकि मैं कश्मीर में हूँ, श्रीनगर में हूँ, कुछ लोगों से बात करी थी, उसमें भारत सरकार की कितनी भूमिका रही। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के लोग इतना परेशान क्यों हो गए? 10 साल हो गए, चुनाव नहीं कराया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो चुनाव नहीं कराते। और मैंने उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर पर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच बवाल चल रहा है, उससे बातचीत करी। बहुत रोचक बातचीत है, पूरी सुनिएगा। चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अभय जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। साहिब अमेरिका गए हैं, चुनाव चल रहा है, हरियाणा में, कश्मीर में, महाराष्ट्र में होने जा रहा है, लेकिन साहिब अमेरिका चले गए हैं। अमेरिका का गोदी मीडिया इस तरह चैनलों पे प्रसारण हो रहा है कि साहब एक नया क्रांति करने लिखने गए हैं और अमेरिका हमारे कदमों में झुक जाएगा। इस तरह की बातें हैं। वही एनआरआई, चुने हुए एनआरआई, उनका जोश, उनकी तस्वीरें, लोग ट्रोल कर रहे हैं कि अगर तुम्हें इतना इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अच्छे लग रहे हैं तो छोड़ के अमेरिका वापस आ जाओ, इंडिया में आ जाओ। यहाँ पे छोड़ छोड़ के भाग क्यों रहे हो? क्योंकि हिंदुस्तान छोड़ के भागने वाले करोड़पतियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, भैया वापस आ जाओ, यहाँ ज्यादा अच्छा है। इन सबके बीच में पहले ये फार्मूला काम करता था कि भाई कभी भी जब चुनाव हो, उससे पहले एक बड़ा सा इवेंट आयोजित कर लो, अमेरिका चला जाओ, कोई देश का राष्ट्रीय देश आपके पैर छू ले, फिर यहाँ पे भक्त कर जुट जाएंगे कि भाई हमारे देश में तो इतने महान आत्मा पैदा हुई है कि पूरी दुनिया झुकती है। लेकिन इस बार अमेरिका के दौरे का वो जादू कहीं पे भी नजर नहीं आया। तो क्या लग रहा है आपको कि इन चुनाव में कोई फायदा होने वाला नहीं है? देखिए, मोदी जी अमेरिका बड़े, मुझे तो लगता है कि थोड़े से गलत वक्त पे गए। वहां पर इस वक्त अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जो है अपनी पूरी गर्मी के साथ शिखर पर है अमेरिका। और कौन भूल सकता है, मोदी जी पिछली बार जब गए थे अमेरिका, जब ट्रंप के साथ उन्होंने एक स्टेडियम में हाथ डाले हुए नारा लगाया था, अब की बार ट्रंप सरकार। तो अब सवाल ये पूछा जा सकता है कि एक बार फिर भारत का प्रधानमंत्री क्या ट्रंप से मिलकर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाएगा? अगर नहीं लगाएगा तो इस बार क्यों नहीं लगाएगा, और पिछली बार क्यों लगाया था? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, ये पूछा जाने लायक है। पिछली बार ट्रंप के मुकाबले बाइडेन थे, वही बाइडेन जिनके हाथ में हाथ डालकर अभी ये क्वाड सम्मेलन में गए, क्वाड सम्मेलन में भागीदारी कर रहे हैं। इस बार दिक्कत ये है कि ट्रंप के मुकाबले डेमोक्रेटिक जो उम्मीदवार हैं वो कमला हैरिस हैं, वो भारतवंशी हैं, भारत की बेटी हैं कमला हैरिस। तो अब तो सवाल ये पूछा जा रहा है, मोदी से पूछा जाना चाहिए कि आप इस बार भी अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाएंगे या नारा लगाएंगे अब की बार कमला सरकार? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आप भारत की बेटी को अमेरिका का राष्ट्रपति बनना देखना पसंद करेंगे या अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनते हुए देखना पसंद करेंगे? ये है एक सबसे बड़ा सवाल। इसका आप क्वाड में बैठकर आप ये दावा कर रहे हैं कि हम मान लीजिए चीन को नियंत्रित कर सकते हैं, या इस तरह के भी 30 मार खाई दावा किए जाते हैं कि ये मोदी जी रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। ये वहां पर जो पन्नू ने अदालत में अर्जी लगाई है और उसमें अजित डोभाल का सम्मान निकल गया और भारत के अन्य अफसरों का सम्मान निकल गया, आप उस सम्मानों को ही रुकवा देते। आप यूक्रेन युद्ध तो बाद में रुकवाएंगे, पहले उन सब। देखिए, इनकी अमेरिका यात्रा जो है ना, वो बिल्कुल बहुत गलत समय पे हुई है। अगर ये समझते हैं कि इनका उन्हें कोई भारत की राजनीति में लाभ मिलेगा या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लाभ मिलेगा, तो बहुत ही मुगालते में है। इस वक्त इनके मित्र ट्रंप जो हैं, वो प्रतिदिन हर बार जब सर्वे होता है तो कमला हैरिस से पिछड़ते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा संभावना यह है कि ट्रंप चुनाव ना हार जाए, और ऐसी स्थिति में फिर मोदी को याद आएगा
कि उन्होंने एक जमाने में नारा लगाया था, अब की बार ट्रंप सरकार। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि अब की बार ट्रंप सरकार के नारे ने बड़ा गूंज मचा दी थी कि हम लोगों ने पूछा जी था जी कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाए और वो कह दे कि अब की बार कांग्रेस सरकार, तो आपको कैसा लगेगा? कभी भी संजय जी, पॉलिसी मैं तो मोदी जी का वो जो कार्यक्रम था उसको बहुत शर्मनाक कार्यक्रम मानता हूँ। और ये बात मैंने अभी टीवी चैनल पे कही। भारत का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में जाए और वहां की जो पार्टी बंदी है उसमें पक्ष बन जाए और वहां पे नारा लगाया कि एक व्यक्ति को जीतना चाहिए। अच्छा, अगर वो जीत भी जाते फिर वो चुनाव भी हार जाते हैं, वो सज्जन, वो चुनाव भी हार जाते हैं। न केवल चुनाव हार जाते हैं बल्कि वो फिर एक अमेरिकी लोकतंत्र में एक संकट खड़ा कर देते हैं, व्हाइट हाउस से निकलने से इनकार कर देते हैं। फिर व्हाइट हाउस के ऊपर ट्रंप के जो समर्थक हैं वो क्या हंगामा और क्या उत्पात करते हैं। और ये सब उसी व्यक्ति का समर्थन किया था नरेंद्र मोदी ने। तो क्यों करना चाहिए था नरेंद्र मोदी को? मैं हमेशा सवाल पूछता हूं, मैं पत्रकारों से पूछता हूं, जिस वक्त मोदी ने वहां पे अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया था, क्या आपने भारत में उसका विरोध किया था? क्या भारत में आपने उसमें आलोचनात्मक दृष्टि से देखा था? क्या कोई आलोचनात्मक समीक्षा हुई थी मोदी के ये करने की? उसके बाद जब ट्रंप चुनाव हार गए तब क्या आपको याद आया था कि आपका प्रधानमंत्री ट्रंप का चुनाव प्रचार करने के लिए वहां गया था? क्या भारत के प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए? ये इन सवालों का भारत के चुप चुप रहते हैं लोग, मेरी बात का कोई जवाब नहीं देता, इधर उधर की बातें करने लगते हैं। लेकिन वो मजे की बात ये है कि हर बार चुनाव में फायदा हो जाता था। इस बार तो कई रिपोर्ट्स ऐसी आई थी कि पहली बार रॉ का ऑफिस से बंद कर दिया गया अमेरिका ने। जब ये मामला सामने आया कि एक भारतवंशी का नाम आया वहां पे किसी मर्डर की प्लानिंग में, तो कुछ बहुत गंभीर आरोप लगे भारत पे और फिर उसके बाद रॉ का ऑफिस बंद कर दिया गया। ये कभी नहीं हुआ, आज तक आजादी के बाद से कभी नहीं हुआ। संजय जी, कई संधू ने जो कि सिख आतंकवाद का समर्थक है और उसकी जितनी निंदा की जाए उतने कम है। भारत में उसको कोई समर्थन नहीं है, अकेला वहां चूहे की तरह अमेरिका और कनाडा में पड़ा हुआ है, वहां से भारत विरोधी प्रचार चलाता रहता है। एक ऐसे व्यक्ति को भारत के सुरक्षा प्रतिष्ठान ने अपनी अक्षमता और अपनी नाकाबिलियत के कारण एक तरह का हथियार दे दिया प्रचार करने का। उस व्यक्ति ने एक सिविल सूट वहां पर दायर किया। उस सिविल सूट में न केवल उसने भारत के सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को अभियुक्त बनाया, बल्कि ये तक लिखा कि वो नरेंद्र मोदी को भी अपना अभियुक्त, अपनी हत्या में साजिश का अध्यक्ष बना सकता था। क्योंकि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनको इम्यूनिटी हासिल है, इसलिए वो उनको तब अभियुक्त बनाएगा जब उनको इम्यूनिटी नहीं रहेगी। आप सोचिए, इस तरह की बात वो आदमी लिखता है। और पहली बार भारत के इतिहास में भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह आरोप लग रहा है कि वो अपने विरोधियों की विदेशों में हत्या करने की साजिश कर रहे हैं। आरोप मैं मानता हूं गलत ही होगा, मैं ये मान के चलता हूं कि आरोप गलत ही होगा, लेकिन ऐसा आरोप लगने की नौबत क्यों आई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है भाई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये किसी 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 शत्रु राष्ट्र ने आरोप नहीं लगाया है। ना अमेरिका भारत का शत्रु राष्ट्र है, ना कनाडा भारत का शत्रु राष्ट्र है। कनाडा से हो सकता है कोई तनातनी के तुरंत संबंध रहे हो, लेकिन अमेरिका से तो वो भी बात नहीं है। तो ये जो स्थिति है, ये भारत में सुरक्षा प्रतिष्ठान की साख इस मामले में बहुत इसका क्षय हुआ। लेकिन आप ये नहीं मानेंगे अभय जी कि इसके दोषी हम सब लोग खुद हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान में कोई आतंकवादी मारा गया, कोई एक वांटेड मारा गया, तो यहाँ भक्त खुश हो गए और भक्तों ने लिखना शुरू कर दिया कि देखो भारत सरकार ने घुस के पाकिस्तान में ऑपरेशन शुरू कर दिया। अगर भक्तों की टोरी लिखते तो भी सही थी, लेकिन उस भक्तों की टोरी को फॉलो करते हैं प्रधानमंत्री। तो ये माना गया कि प्रधानमंत्री की तरफ से जिनको फॉलो कर रहे हैं वो लिख रहे हैं कि हमने ऑपरेशन कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक पहले जाने कब से होती रही है, चर्चा थोड़ी ना होती थी। फौज है, रॉ है, इनकी बातें कभी राजनीतिक जब आप भारत में जो अंतरराष्ट्रीय गुप्तचर्या है, जो इंटरनेशनल एस्पियनेज है, जब आप उसका भी राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करने लगे, आप सोचते चलो इससे ही हमारे वोट बढ़ जाएं। आपको लगातार दिखाना है कि आपका प्रधानमंत्री बहुत बड़ा मर्द है, उसका 56 इंच का सीना है, सारी दुनिया उसके मुकाबले थर-थर कांपती है। वो यहां से हिंदुस्तान से बैठे-बैठे हाथ बढ़ाएगा और पुतिन के गिरेबान को झंझोड़ेगा और ज़ेलेंस्की के गिरेबान को झंझोड़ेगा और दोनों में दोस्ती करा देगा। जब आप इस प्रकार की हास्यास्पद छवियां प्रोजेक्ट करते हैं और उनके जरिए राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, तो उनका तो अंततः नुकसान आपको होगा ही। वही नुकसान इस वक्त हो रहा है इनका। देखिए, शेखीखोरी की एक सीमा होनी चाहिए, डींगे मारने की एक सीमा होनी चाहिए, और ये इनके महाभक्तों को भी समझना चाहिए कि ऐसा करके वो भारतीय जनता पार्टी का लाभ नहीं कर रहे हैं,
बल्कि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। धीरे धीरे करके इस तरह के भक्त जो है उनको लोग गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। ये एक छोटी सी टोली होती है, अति सक्रिय होती है, इनको पार्टी की तरफ से काफी मदद भी की जाती है। अगर इनके ऊपर पुलिस का कोई छापा इनके ऊपर पड़े तो प्रदेश की पुलिस इनके मुकाबले खड़ी हो जाती है, इनको बचाने के लिए खड़ी हो जाती है। ये तक हालतें हैं। अब हालत क्या है हिंदुस्तान में? बांग्लादेश और भारत की टीम में क्रिकेट मैच चल रहा है। मैं से एक भक्त का आपको उदाहरण बताता हूँ। क्रिकेट मैच चल रहा है तो एक ऐसे भक्त जो कि एक्स के ऊपर एक उग्र दक्षिणपंथी हैंडल चलाते हैं, अजीत भारती इनका नाम आप जानते हैं, उन्होंने मोदी सरकार को धिक्कारते हुए डूब मरो भाजपा सरकार एक पोस्ट लिखी है। आप उस पोस्ट को पढ़िए। मैं तो चाहता हूं वो पोस्ट में आपको एक बार पढ़ के सुना दूं और सब लोगों को पता लगेगा कि जब आप जिस तरह का उग्र हिंदूवाद आप विकसित करते हैं, उसी तरह का उग्र हिंदूवाद किसी तरह बाद में आपके गले भी पड़ जाता है। मैं मुश्किल से एक क्षण लूंगा। अभी कहा भी जाता है ना कि शेर की सवारी बड़ी खतरनाक होती है। हाँ, जब तक आप रहते हैं बड़ा मजा आता है, उतरते हो तो शेर खा लेता है। तो यही जो उग्र हिंदुत्व को आप बढ़ावा देते हो, ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन जब ये पलट के आता है तो फिर आपको ही डसने लगता है, आपके ही पसीने छोड़ता है। वही स्थिति है। वो बहुत आपको दिलचस्प लगेगा। वो हाँ, कई सारे ऐसे लोग होते हैं और कई सारे उदाहरण भी हैं हमारे सामने कि जब इस तरह के लोगों को बढ़ावा दिया गया और फिर बाद में वही लोग भस्मासुर बन गए। उन्हीं लोगों ने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। दरअसल ये एक जो सांप्रदायिकता की राजनीति होती है, इसका भी कोई और छोर होता है। इस तरह हिंदुत्व की भावना को भड़काकर आप जब वोट लेते हैं, तो इसका भी और छोर होता है। आप चाहते हैं कि ये भावना भड़कती रहे, आपके वोटों की खेती तैयार होती रहे, आप वोट काटते रहो। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है, लोगों की आंखें खुलती हैं, लोग समझते हैं कि यार ये तो उनके साथ धोखा हो गया है। तो आप जो बात कह रहे हैं इसी को आप एक मिनट सुन लीजिए। आप 4 PM के जो श्रोता हैं उनको बात बहुत पसंद आएगी। अजीत भारती का हैंडल है, मैं उससे पढ़ रहा हूँ। डूब मरो BCCI, डूब मरो जय शाह, थूक चाट लो भाजपा। यहां शुरू होता है। डूब मरो BCCI, डूब मरो जय शाह, थूक चाट लो भाजपा। 2019 तक बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी थी। 21 तक ये भारत की किसी भी अन्य राजनीतिक पार्टी की तरह बन गई जो सेकुलर कहलाती है। इसके बाद इसके कई कर्म ऐसे हैं जिससे कई बार ऐसे हिंदू विरोधी भी कहा जा सकता है। ताजा घटनाक्रम जय शाह और रोजर बिन्नी नियंत्रित BCCI द्वारा न केवल बांग्लादेश को भारत में बुलाने का है, बल्कि इसकी पतित मैनेजमेंट ने अश्वेतों के लिए घुटने टेकने की नौटंकी करवाई। एक काली पट्टी तक इनके खिलाड़ियों की बांह पर नहीं बांध पाए। ये बांग्लादेशी हिंदुओं और भारतीय हिंदुओं के मुंह पर थप्पड़ है जो इनके साथ खड़ा है। 1000 से अधिक रेप, हत्या, लूट, आगजनी और हिंसा की घटनाएं हुई, परंतु इन जोकरों से एक काली पट्टी तक नहीं बांधी गई। BCCI एक स्वायत्त संस्था है ऐसा माना जाता है, परंतु वास्तव में वो सरकार के ही कहने पर कार्य करती है। PMO इंडिया ने जो भी बांग्लादेश विषय पर किया या नहीं किया वह हम संभवतः नहीं जान पाएंगे, पर यदि मरता हिंदू तुम्हारी सांकेतिक पट्टी का भी अधिकारी नहीं तो थू है तुम्हारी सरकार पर और तुम्हारी तथाकथित हिंदुत्ववादी विचारधारा पर। अंततः हर बात पैसे और छवि के प्रबंधन पर आ जाती है। जय शाह की BCCI को पैसे चाहिए, टीम इंडिया को पॉइंट चाहिए और नरेंद्र मोदी की भाजपा को बांग्लादेशी मुसलमानों का प्रेम चाहिए। संभवतः है कि भाजपा आगामी बांग्लादेश चुनाव में नड्डा जी की अध्यक्षता में चुनाव लड़ने का सोच रही हो। आप सोचिए जरा इस बात को। ये वो लोग हैं जो कि पिछले 10 साल से मोदी और भाजपा विरोध वालों को ट्रोल कर रहे हैं, उनके ऊपर जहरीली टिप्पणियां कर रहे हैं। आज स्थिति क्या है? इन लोगों को पाला पोसा है। जब इनको पकड़ने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने कुछ पोस्ट वगैरह कर दी थी, उनको पकड़ने के लिए जब कर्नाटक की पुलिस आई थी तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा में इनके पक्ष में खड़ी हो गई थी। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये इन्होंने जो पिछले 10 साल में किया है, एक एक चीज इनके खिलाफ जा रही है। हर चीज इनकी विफलताओं की इबारत इनके चेहरे पे लिखी हुई है। हाँ, सही बात है। अब जैसे मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी शैलजा को आमंत्रण दे दिया कि आइए बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। भक्तों ने, गोदी मीडिया ने चलाना शुरू कर दिया कि रणदीप सुरजेवाला और शैलजा तो आ ही रही हैं। लेकिन कुमारी शैलजा का बयान आया कि मेरे पिता भी कांग्रेसी तिरंगे में लपेट के गए और मैं भी जब मरूंगी तो कांग्रेसी तिरंगे झंडे में लपेट के रहूंगी। तो आज ये जो बयान आया है कुमारी शैलजा का, इसको आप किस संदर्भ में लेते हैं? भारतीय जनता पार्टी को क्या बयान से बहुत झटका लगा होगा? संजय जी, ये बयान कुमारी शैलजा ने पहली बार नहीं दिया है। वो आमतौर पर अपने कार्यक्रमों में ये बात कहती है, अभी से नहीं, हमेशा से इस बात को कहती हैं और कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा जो है उसको लगातार व्यक्त करती हैं।
कुमार, ये तो होना ही था। ये आप कांग्रेस की जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्री, ये तो आप उनका वक्तव्य देखिए, जो उन्होंने अमित मालवीय से बहस करते हुए वक्तव्य दिया था। उन्होंने ये कहा था कि कुमारी शैलजा को मैं बहुत नेता के तौर पर सम्मान करती हूँ और वो मेरी रोल मॉडल है, वो रोल मॉडल है। इसके बाद खरगे ने भी इसी प्रकार का बयान दिया कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण नेता है। उसके बाद उन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बयान दिया कि वो बहुत बहुत सम्मानित नेता है। ये तो होना ही था। और दूसरे, ये लोग भूल जाते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव से न केवल हरियाणा में, न केवल उत्तर भारत में, बल्कि पूरे देश में जो दलित मतदाता है वो कांग्रेस की तरफ हमदर्दी से देख रहा है, उसका रुझान कांग्रेस की तरफ है। जो मुसलमान मतदाता है उसका रुझान कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस का जो दोबारा उभार हुआ है, उस उभार में इन दो बड़ी हिंदुस्तान की बड़ी बिरादरियों का रुझान उस कांग्रेस के पक्ष में होने की एक बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे में कांग्रेस से कोई भी दलित नेता छोड़ के नहीं जाएगा कहीं भी। देखिए, हरियाणा के 21% दलितों, आज शैलजा कह सकती हैं कांग्रेस में रहकर कि हरियाणा के 21% दलितों की नेता, अगर वो छोड़ के चली गई तो किसी की नेता नहीं रह जाएंगी। न व्यवहारिक दृष्टि से, न सैद्धांतिक दृष्टि से, किसी भी तरीके से कुमारी शैलजा के लिए कांग्रेस छोड़ने का कोई केस बनता ही नहीं है। यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक वितंडा की तरफ से केवल एक वितंडा था, एक बिल्कुल खोखली लफाजी थी, जिसका ये जवाब तो मिलना ही था। भाई प्रॉब्लम क्या है, समस्या समझिए। हरियाणा के जाट मतदाता, मुसलमान मतदाता और दलित मतदाता, अगर कांग्रेस को ये तीनों वोट दें तो ही कांग्रेस को 70 सीटें मिल जाएंगी। इसके लिए और कहीं से और वोट लाने की जरूरत नहीं है। इन्हीं वोटों को मुसलमान वोट तो कटते नहीं उनसे, लेकिन दलितों को और जाट मतदाताओं को काटने के लिए ही बीजेपी सारी पेशबंदी कर रही है। जेजेपी का और आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी का गठजोड़, वो भी एक जाट दलित गठजोड़ है। इसी तरह आईएनएलडी का, चौटाला की पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का गठजोड़, वो भी एक जाट दलित गठजोड़ है। इन लोगों की पूरी कोशिश है किसी तरीके से कुछ जाट वोट कट जाए, किसी तरीके से कुछ दलित वोट कट जाए। लेकिन मैं ये कहता हूं, इस वक्त हरियाणा में हवा क्या है? हवा भाजपा के खिलाफ है और कांग्रेस के पक्ष में है। मतलब स्थिति यह है कि इन पार्टियों को उंगलियों पर गिनने लायक वोट मिलेंगे कुछ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो बाकी और कुछ नहीं मिलने वाला है। अच्छा, ये मैं कल परसों मैं जब लौट के जा रहा था दिल्ली, लखनऊ से श्रीनगर, तो मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता अभय द्विवेदी जी, बहुत अच्छे प्रवक्ता मिले। उन्होंने एक लाइन कही मुझसे, बोले अगर कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले लड़ रही होती है तब भी हम सोचते हैं कि कोई नाराज हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। वहां तो जनता लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ। माहौल जो है वो तेलंगाना जैसा है कि जनता की लहर आ गई, कर्नाटक जैसा है कि जनता की लहर आ गई। आप क्या इस बयान से सहमत है कि वहां पे? नहीं, मैं इस बयान में और जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, इस बयान में एक दूसरा आयाम जोड़ना चाहता हूँ जो प्रवक्ता महोदय ने नहीं कहा, जो कहना चाहिए उन्हें। हरियाणा का चुनाव केवल हरियाणा का चुनाव नहीं है, ये 3 राष्ट्रीय मुद्दों पे हो रहा है। ऐसे 3 राष्ट्रीय मुद्दों पे हो रहा है। मेरे ख्याल से 4 PM को इस बात को रेखांकित करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए इस बात को। हरियाणा का चुनाव हरियाणा के मुद्दों पर नहीं हो रहा है, ये 3 राष्ट्रीय मुद्दों पे हो रहा है। पहला राष्ट्रीय मुद्दा है अग्निवीर का, जो हरियाणा का मुद्दा नहीं। हरियाणा, उसके अंदर हरियाणा की स्थिति अहम है, उसके अंदर हरियाणा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है अग्निवीर योजना से, लेकिन वो एक राष्ट्रीय मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है किसान आंदोलन का, ये भी एक राष्ट्रीय मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा है महिलाओं के सम्मान का, यौन शोषण के खिलाफ उसका, और जो जिसकी सारा घटनाक्रम जंतर मंतर पे घटित हुआ है। हरियाणा में घटित नहीं हुआ है उसके जंतर मंतर, उसका घटनाक्रम। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन तीनों मुद्दों के ऊपर अगर हरियाणा की जनता ने फैसला दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी को जिताती है, अगर तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों मुद्दे, दरअसल तीनों मुद्दों पर की विपक्ष के तीनों मुद्दों की हवा निकल जाएगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि इन 3 मुद्दों ने हरियाणा के चुनाव को पूर्व घोषित कर दिया है। अब केवल रिजल्ट आना बाकी है, चुनाव परिणाम घोषित हो चुका है। ये बात ठीक कह रहे हैं कि रिजल्ट आना बाकी है, क्योंकि लग रहा है जितने लोगों से भी हरियाणा में बात करो तो यही बात नजर आती है। मैं कश्मीर में हूँ, श्रीनगर में गया था, मैं राहुल गांधी की रैली भी कवर की थी, लोगों से बात भी करी। बड़ा दुख होता है अभय जी, जिन लोगों से बात करी बहुत दर्द है। 10 साल पहले ख्वाब दिखाया गया था कि 370 हटने के बाद यहाँ
कारखाने लग जाएंगे, फैक्ट्रियां लग जाएंगी, रोजगार मिलेगा, तरक्की आ जाएगी। सबका दर्द यह है कि पढ़े लिखे पीएचडी किए हुए लड़के आज रिक्शा चला रहे हैं, चने बेच रहे हैं, रोजगार नहीं है। जो संसाधन थे उनका कहना है कि लूट के बाहर के लोग ले गए, लेकिन कश्मीर के संग बड़ी उपेक्षा हुई। सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो शायद यहाँ चुनाव भी नहीं हो रहे होते। लेकिन इस बीच में एक जहाँ पे बहुत मजबूत लग रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, एक इंजीनियर राशिद भी एक मेन फैक्टर बन के उभरे हैं। उन्होंने उमर अब्दुल्ला को हराकर एक नई क्रांति कर दी। यहाँ के नौजवान जो है वो उनकी तरफ भी बहुत प्रभावित हैं। तो क्या लग रहा है कि जम्मू में तो बीजेपी की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन घाटी में जहां मान रहे थे कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरफ रहेगी, क्या इंजीनियर राशिद भी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? और कश्मीर के संग जो जम्मू हुआ में है, सबसे पहले आपने जम्मू के बारे में जो कहा उससे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी मौजूद है, मजबूती से चुनाव लड़ रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठजोड़ कड़ी टक्कर दे रहा है। वहां चुनाव एक तरफा नहीं है। ये मानना उचित नहीं होगा कि जम्मू में चुनाव एक तरफा है। घाटी में चुनाव एक तरफा है। यहाँ भाजपा टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। जम्मू कश्मीर के भाजपा को जम्मू में टक्कर झेलनी पड़ रही है और घाटी में उसकी कोई चुनौती नहीं है। वो प्रॉक्सी उम्मीदवारों, फर्जी उम्मीदवारों के जरिए कुछ चुनौती पेश करने की कोशिश कर रही है। इनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो आप बताइए, जैन चौधरी का उम्मीदवार वहां लड़ रहा है। आप सोचिए, चिराग पासवान का उम्मीदवार वहां लड़ रहा है घाटी में। अब इससे अंदाज लगा लीजिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति किस किस्म की है वहां पर। जहां तक इंजीनियर रशीद का सवाल है, हम सब लोग जानते हैं कि जब इंजीनियर रशीद का कश्मीर की राजनीति में उभार हुआ था तो उनकी छवि ये थी कि ये भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पेश किया गया चेहरा है। इसलिए उनकी कोई अच्छी साख नहीं थी उनकी इंजीनियर रशीद की। लेकिन पिछले दिनों बहुत लंबे अरसे तक वो जेल में रहे, लगातार उनको जेल में रखा गया। उन्होंने एमपी का चुनाव भी जेल में रह के जीता। तो वो जो उनकी साख थी, वो साख धीरे धीरे करके बहुत कमजोर हो गई है और अब उसको जरूर दोहराया जरूर जाता रहता है उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए, लेकिन जनता में नहीं। तो इंजीनियर रशीद का कुछ समर्थन वहां पर है। उन्होंने बारामूला से फारूक अब्दुल्ला को हरा के दिखाया था कि वो जेल में रह के भी इतना बड़ा चुनाव जीत सकते हैं। तो निश्चित रूप से जहां उनका उम्मीदवार मजबूत होगा वहां उनका उम्मीदवार अच्छे वोट प्राप्त करेगा। लेकिन अभी भी मैं ये मानता हूं कि घाटी में चुनाव पूरी तरीके से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठजोड़ ले उड़ेगा। किसी एक या दो तीन निर्वाचन क्षेत्रों की बात मैं नहीं कह रहा हूं, वो पूरी तरीके से चुनाव इन लोगों के पक्ष में है। और जम्मू में ये गठजोड़, देखो जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी पारंपरिक आधार है और कांग्रेस का भी पारंपरिक आधार है। भाजपा का जबरदस्त बड़ा आधार है, भाजपा वहां फायदे में रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव एक तरफा होगा या फिर घाटी में चुनाव पूरी तरीके से एक तरफा होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजनीति सब एक तरफ और एनकाउंटर की राजनीति एक तरफ। दो पत्रकार हैं, अभिषेक उपाध्याय, ममता त्रिपाठी। उनने जातियों के अधिकारियों के आगे जाति लिखी, उन दोनों पे एफआईआर करा दी गई। अभिषेक ने बहुत तीखे तीखे ट्वीट भी किए। और अब जब मंगेश यादव सुल्तानपुर में डकैती के अभियुक्त पे अखिलेश यादव ने, तमाम विपक्ष ने, सोशल एक्टिविस्ट ने सवाल उठाया कि जाति विशेष के एनकाउंटर हो रहे हैं, तो आज जिस जाति के संरक्षण का आरोप था, एक उस जाति का एनकाउंटर हो गया। उस पर भी विपक्ष ने सवाल उठाया कि यह भी फेक एनकाउंटर है और ये हिसाब बराबर करने का एनकाउंटर है। तो योगी और अखिलेश एनकाउंटर को लेकर आमने सामने आ गए। क्या किसी भी लोकतांत्रिक देश में, किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में एनकाउंटर पे ये पॉलिटिक्स होना और एनकाउंटर जाति देखकर किया जाना, ये दोनों गंभीर विषय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को तत्काल एक न्यायिक आयोग की जांच नहीं करनी चाहिए। वो न्यायिक आयोग वैसा ना हो जिसने विकास दुबे का किया था। जज साहब बने और लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये तो बीजेपी के नेता के रिश्तेदार हैं। क्योंकि अभय जी, जितने न्यायिक आयोग बने हैं, मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, रिटायर्ड जज ढूंढे जाते हैं कि जो जज साहब खाली होकर घर पे बैठे हो उनको ढूंढो। फिर टीम जुटती है, फिर जज साहब से कहा जाता है कि जज साहब खाली हैं, रिटायर हैं, एक आयोग के अध्यक्ष बन जाइए। फिर वो आयोग के अध्यक्ष बनते हैं और जो 6 महीने की रिपोर्ट होती है वो 2 साल में देते हैं। 2 साल 2.5 साल उस तक बीच तक तनख्वाह लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, तमाम सुविधाएं लेते हैं, सुरक्षा लेते हैं। और जितने न्यायिक आयोग बने हैं उसकी 99-100% रिपोर्ट सरकार के पक्ष में आ जाती है। जब एनकाउंटर होता है तो डीएम एसडीएम के
अध्यक्षता में कमेटी बना देता है, जांच करेगी। 100 के 100% एनकाउंटर के लिए कह दिया जाता है ये सही है, क्योंकि वो सरकार के होते हैं। तो कम से कम इस तरह इतना गंभीर सवाल हो रहा है एनकाउंटर पे। पिछली बार एनकाउंटर हुआ तो वहां पे बाथरूम स्लीपर पहन के, जिनको हवाई चप्पल भी बोलते हैं देशी भाषा में, वहां खड़े हुए हैं कि मतलब हम पीछा कर रहे थे हवाई चप्पलों में। इस तरह की मजाक उड़ रही है उत्तर प्रदेश के एसटीएफ की। लेकिन बड़ा गंभीर सवाल है कि क्या लोकतंत्र में ऐसी चीजें होनी चाहिए, और यह क्या पूरी डेमोक्रेसी पे बहुत गंभीर संकट नहीं है? संजय जी, आपने फर्जी मुठभेड़ और उसकी जो फर्जी जांच होती है, उन दोनों के बारे में जो पूरा तबसरा किया है, मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूं। तो इसको बिना दोहराए हुए मैं एक और पहलू की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में जो तकरार चल रही है, मैं उस तकरार की तरफ आपका ध्यान खींचूंगा, जो इसी विषय पे तकरार है जो आप बताइए। इस तकरार में आप अखिलेश की भाषा देखिए। मैंने तो जब से ये भाषा सुनी है, मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश का एक नेता, उसका ताल्लुक मेरे जिले से है, और वो इस वक्त अपने पिता से भी आगे निकल रहा है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव से भी वो आदमी आगे निकलता जा रहा है। अखिलेश ने एक जो बात कही कि एनकाउंटर को अपनी ताकत केवल कमजोर लोग समझते हैं, ये एक ऐसा वाक्य है मेरे ख्याल से जो राजनीतिक जिस 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 गंभीरता के साथ में और जिस दूरंदेशी के साथ में अखिलेश ने ये बात कही है, ये उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक बहस है, उस राजनीतिक बहस के इतिहास में ये बात दर्ज हो जाएगी कि एनकाउंटर को जो लोग अपनी ताकत समझते हैं, वो दरअसल कमजोर होते हैं। ये सीधा बताता है कि अखिलेश जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो इस तरह का जो बाहुबली मॉडल है जो योगी आदित्यनाथ ने पेश किया है शासन प्रशासन का और मुख्यमंत्रित्व का, उससे परहेज करेंगे, और इस तरह के मुख्यमंत्री का उत्तर प्रदेश इंतजार कर रहा है। आपको लगता है कि अब ये जो एनकाउंटर का चलन है, इस पे क्या कभी सुप्रीम कोर्ट भी स्वतः संज्ञान ले सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, इससे वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, वो संज्ञान लेगा नहीं लेगा। सवाल यह है कि इस प्रश्न के ऊपर मानवाधिकार संगठनों से संपर्क करके सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करने से किसी को कौन रोकता है। दूसरी जगह आप मानवाधिकार संगठनों से संपर्क करेंगे तो वो एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास भी जाएंगे। उसके बाद में इस पूरे मसले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी ये लोग और भी ज्यादा रक्षात्मक मुद्रा में जाएंगे। भाई वो अब योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनका अब सिक्का नहीं चल रहा है, और भाजपा आलाकमान के साथ उनके जो मतभेद हैं उसकी वजह से मोदी और योगी की जोड़ी वाला जो एक मुहावरा चलता था वो भी खत्म हो गया, उसकी चर्चा भी लोगों ने बंद कर दी है। तो ऐसी हालत में वो कानून और व्यवस्था के सवाल के जरिए एक बार फिर से अपना सिक्का जमाना चाहते हैं। तो वो सिक्का, और अखिलेश उसका विरोध कर रहे हैं, वो लगातार उसकी आलोचना कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी बहस है जो कि उस वक्त भी होनी चाहिए थी जबकि योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन लंगड़ा चलाने की शुरुआत की थी, उस वक्त भी होनी चाहिए थी जबकि इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपराधियों को सरेंडर करवाने के नाम पर गोली मार रही थी। ये बहस उस वक्त भी होनी चाहिए थी जब योगी आदित्यनाथ बार बार कहते थे मैं मिट्टी मिला दूंगा, गोली छोड़ा दिया जाएगा, वगैरह वगैरह, इस तरह की धमकियां देते थे जो कि उनको शोभा नहीं देता। आखिरकार वो एक देश के सबसे प्रतिष्ठित और प्राचीन मठ के महंत भी हैं, उनकी छवि, उनका रूप जो है वो एक संत का रूप है, तो उन्हें तो दया और ममता की भाषा बोलनी चाहिए, जबकि वो बोलते हैं एक बाहुबली की भाषा। तो ये तमाम समस्याएं हैं जिन समस्याओं पर पहले ही विपक्ष को संज्ञान लेना चाहिए था। विपक्ष ने देर से संज्ञान लिया, लेकिन जो भी हो, देर आए दुरुस्त आए, अब बहुत अच्छी तरीके से इन बातों की आलोचना हो रही है और उनका जवाब दिया जा रहा है। इसका एक संस्थागत प्रतिकार भी होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर होनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी ये मुद्दा उठाया जाना चाहिए। अच्छा, एक आपको नहीं लगता विवाद तब बढ़ा जब अखिलेश ने कह दिया माफिया बनाम मठाधीश? ये जो तीखा सीधा हमला था, उसके बाद उन्होंने कहा कि रावण भी एक संत का रूप लेकर आया था। इस तरह की लड़ाइयां बढ़ती चली गई। इन दोनों लड़ाइयों से जो वोट बैंक है वो किसका फायदे में आएगा? देखिए जनता जो है उसके पक्ष में होती है जो संयम से बोलता है। आप अखिलेश जी की पूरी भाषा देखिए, इसकी मैंने अभी तारीफ की। मैं आमतौर पर नेताओं की तारीफ नहीं करता, नेताओं की तारीफ करने से मैं परहेज करता हूं। अखिलेश जी की भाषा बहुत ही संयमित भाषा है इस पूरे मामले में, और योगी आदित्यनाथ की मेरे ख्याल से समझ नहीं आ रहा है कि वो इस भाषा की काट कैसे करें, क्योंकि संयम की भाषा के मुकाबले जब आप आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको खुद भी समझ में आने लगता है कि गलती हो रही है और आपके जनता की निगाह में आपके नंबर कट रहे हैं और दूसरा बंदा जो है वो नंबर लेता जा रहा है, उसके नंबर जमा होते जा रहे हैं। ये हो ये रहा है, क्योंकि जब
एक व्यक्ति संयम की भाषा बोलेगा तो महिलाओं को पसंद आएगी, वो नौजवानों को भाषा पसंद आएगी, पढ़े लिखे लोगों को भाषा पसंद आएगी। अखिलेश और राहुल गांधी की जो जोड़ी है उत्तर प्रदेश में, मैं आपको बता रहा हूं कि ये अगले चुनाव में बहुत कमाल दिखाने वाली है। बिल्कुल ठीक बात है और देखते हैं अभी आगे क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अभय दुबे जी, आपने पूरी बातचीत से सुनी। मुझे यकीन है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।